हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट दिसंबर 2016 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 की होल पावर 3 की होल पावर 1/4। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करेंगे 5। ठीक है, अब 8 क्या होता है? 2 की क्यूब। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3। ये तो हो गया 8। अब इसकी पावर है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, प्लस अब 27 है। 27 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27, तो इसे हो जाएगा 3 की पावर 3 और फिर इसकी पावर है 1/3। 1/3, तो इस 3 से 3 कैंसिल, तो अब ये बस 3 बचेगा। इस पूरे की पावर 3 और होल पावर 1/4, तो 5 और 2 + 3 5, तो 5 की पावर 3 की होल पावर 1/4, तो ये पावर 3 और ये 1, तो हो जाएगा 5 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 = 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर खर्च न बढ़े, इसके लिए यात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी? ठीक है, तो मान लेते हैं पहले कितना था पेट्रोल की कीमत? 100 रुपये थी और अब बढ़कर 25% बढ़ गई, तो कितनी हो गई अब? 125 रुपये। ठीक है, और यात्रा में कितनी कटौती करनी पड़े? तो सपोज़ करते हैं पहले चल रही थी 100 ही किलोमीटर चल रही थी, और तो अब कितना बतानी है कितनी कम चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल था और 100 किलोमीटर चल रही थी, टोटल को तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और अब कितनी है? 125 इंटू एक्स। ठीक है, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 5 से 20 टाइम्स, तो 24 ज़ा 80, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 80। तो अब कितनी चलानी पड़ेगी? 80 किलोमीटर। लेकिन उसने हमसे पूछा यात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी। तो पहले 100 चल रही थी, अब 20 चलेगी, वो 80 चलेगी, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसके रेस्पेक्ट में हमने 100 माना था, तो 100 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, 20%। ठीक है, तो 20% की कटौती करनी पड़ेगी। यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि पहले 100 चल रही थी, अब 80 चलानी पड़ेगी, तो 20%, और 100 के रेस्पेक्ट में 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 20%, तो हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी, एक कटौती करनी पड़ेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यदि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ठीक है, समांतर चतुर्भुज मतलब जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों लेंथ में। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं, तो DAC = 30 डिग्री। DAC, तो इसकी वैल्यू दी है 32 डिग्री। एंड AOB इसकी वैल्यू दी हुई है 70 डिग्री। तो हमें बताना है DBC, तो ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, अब तो ये BD एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का बनता है? 180 का, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 180 का। DOB, और ये 70 है नीचे वाला, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 110। ठीक है, तो अब ये कितना एंगल हो गया? 110 हो गया। जैसे हम इसको फर्स्ट हो गया, ये एंगल कितना हो गया? 110 हो गया, ये 32 है। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें AOD की, ठीक है, B और C तो यहाँ आ गए, AOD की, ट्राइंगल AOD, तो कोई इसका कैसा भी ट्राइंगल हो किस, तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो तीसरा एंगल कौन सा ये? तो इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 32 प्लस 110 और प्लस एंगल D पर बनेगा, तो D को लिख सकते हैं ADB = 180, तो कितना जाएगा? 142 प्लस एंगल ADB = 180, तो ADB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ADB की वैल्यू 180 माइनस 142, तो कितना बचेगा? 8 7 में से 4 3, तो 38 हो जाएगी इसकी वैल्यू, 32। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की भुजा जो है वो कैसी होंगी? पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, ABC और D। तो यहाँ पे देखेंगे ADB और C, ये Z बना रहे हैं, और ये वाली लाइन ADBC के पैरेलल है। जब भी इस तरीके से केस बनता है, तो इसके जो इंटीरियर एंगल है अंदर वाले, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कहाँ बनते हैं? जैसे कोई Z बन रहा है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तब ये वाला और ये एंगल इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं? ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल 38 आई, इसकी वैल्यू 38,
तो ये वाला एंगल भी तो 38 होगा, यहाँ पर z बन रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, और इन्हें क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 38, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 38, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था डी, बी और सी, तो डी सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्धव्यास, ठीक है। अर्धव्यास क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास का आधा मतलब रेडियस, हमें रेडियस बतानी है नई की। दो सर्किल हैं, एक है 16 सेंटीमीटर व्यास का और एक 12 सेंटीमीटर व्यास का। इन और जो नया वृत्ताकार पार्क बनाया है वो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, मगर इन दोनों का एरिया प्लस कर दिया जाए तो एक वृत्ताकार बड़ा पार्क है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका व्यास 16 दिया हो तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 8 और इसकी कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। तो इनका मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 और इसको कैपिटल R मान लेते हैं इसकी रेडियस को। तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, तो इन दोनों का जो एरिया, ये एरिया होता है सर्कल का, तो इन दोनों का जो एरिया का सम है वो किसके बराबर है, नए के बराबर है, जो नया वृत्ताकार पार्क बनाया है। तो पाई से पाई कैंसिल, R1 कितना है 8 का स्क्वायर, R2 6 का स्क्वायर प्लस R। तो हमें बड़े वाले की त्रिज्या तो निकालनी है, कोई क्वेश्चन पूछा है 64, 8 का स्क्वायर, 6 का 36, R स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस करेंगे 100 R का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो R की वैल्यू कितनी रहेगी 10 मीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन का किनारा मतलब उसकी साइड R सेंटीमीटर है, यदि इसमें से संभावित बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। पहले कोई घन बना लेते हैं, ये घन है, इसमें से बड़े से बड़ा काटना है, तो समझने के लिए इसको एक सरफेस ले लीजिए बस इसकी, ये इसकी एक सामने वाली हमने सरफेस ले ली। तो शंकु कैसे बनाएंगे, बड़े से बड़ा इस तरीके से बनाएंगे, नीचे बेस, ठीक है। मतलब कि जो इसकी साइड है वो तो इसकी हाइट हो जाए, हाइट के बराबर अगर हमें सबसे बड़ा बनाना है, और नीचे जो इसका ये डायमीटर है वो भी साइड के बराबर हो जाए, ठीक है। और इसका साइड कितनी दी हुई क्वेश्चन में, R दी हुई है, ठीक है, R और R। तो H किसके बराबर हो गया R के, और R किसके बराबर हो गया इसके शंकु के डायमीटर के। तो डायमीटर कितना हो जाएगा D इजिकल टू R, और हमें चाहिए इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं R1। तो R1 कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर दीजिए, R1 कितनी होती है D/2, तो R1 कितना हो जाएगा, D की जगह R रख दीजिए, R/2, ठीक है। इसमें रिलेशन निकाल लिया हमने, इसके जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, और इसकी हमने रेडियस मानी है R1, ठीक है। क्योंकि R उसकी साइड भी दी हुई थी इसलिए हमने सेम ना हो जाए इसलिए डिफरेंट मान लिया। तो हमें इसकी रेडियस भी मिल गई R की फॉर्म में, मतलब उसकी साइड की फॉर्म में, और H भी मिल गया उसकी साइड की फॉर्म में। तो बस वैल्यू पुट कर देनी 1/3 पाई R1 का स्क्वायर मतलब R/2 का स्क्वायर इंटू H किसके बराबर, R के बराबर। तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई R²/2 इंटू R, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई R³/12। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 13 की पावर 50 है को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताना है हमें। तो शेषफल कितना होगा इसका, देखिए अगर 13 को डिवाइड करेंगे 14 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये छोटा नंबर है तो 13 ही रहेगा, ठीक है, इसमें डिवाइड ही नहीं होगा। और 13 का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर तो कितना होगा 169। अगर 169 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14 1 14 2 9, 14 2 28, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हम 13 की पावर 50 को ऐसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर की पावर 25 टू द 50। अगर हम इसको 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर था 169, इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 1, तो यहाँ का क्या लिख देंगे इसकी जगह 1 की पावर 24/14, और 1 की पावर 25 के कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू बनी रहेगी अपॉन 14। तो 14 से डिवाइड करने पर 13 की पावर 50 को रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये तो था सिंपल तरीका। एक दूसरा तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, जैसे 13 की पावर 50 है, इसको हमें 14 से डिवाइड करना है, ठीक है। हम 13 को डिवाइड करेंगे 14 से, या तो रिमाइंडर आएगा 13 क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं होगा, छोटा होगा, या हम 13 की जगह लिख सकते हैं -1, ठीक है।
ये माइनस का रिमाइंडर होता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर लेते हैं। अब जैसे हमें स्क्वायर करना पड़ता, अगर स्क्वायर से नहीं आता 1 तो एक बार फिर क्यूब करना पड़ता, 4 करना पड़ता, इस तरीके से। अब तो बहुत लंबा हो जाता है, यहाँ तो हो गया आसानी से, लेकिन अगर नहीं होता तो आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 की पावर 50 13 की जगह। ठीक है, अब -1 की पावर इवन है तो ये प्लस का बनाएगा अपॉन 14, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 14 से 1 को डिवाइड करेंगे तो छोटा है, डिवाइड नहीं होगा तो यही हो जाएगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, ये तो कैसे भी कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर वाले से करते तो अगर 13 की पावर 51 होता, मान लीजिए इसको 14 से डिवाइड करना है, तो 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, या हम -1 लिख सकते हैं, -1 की पावर 51 ऑन 14। अब -1 की पावर ऑड है, ऑड मतलब -1 ही आएगा। ठीक है, तो 14 से डिवाइड करना है हमें, तो अब -1 तो ये छोटा नंबर है, इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो -1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं होता, तो हमने 13 ही किसकी -1 किसकी जगह लिखा था, 13 की जगह, तो अब हम यहाँ -1 की जगह 13 लिख देंगे। ठीक है, अगर पावर ऑड होगी, ठीक है, जरूरी नहीं 51 49 होती तब भी रिमाइंडर 39 आता है, या पावर 53 होती तब भी 39, या अगर इसकी जगह कोई भी ऑड इवन पावर होती तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, यदि x प्लस √8 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की वैल्यू तो दी हुई है, 1/x की और निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका दो तरीके हैं, या तो x तो दिया हुआ है 1/x निकाल लीजिए और दोनों की क्यूब करके दोनों को जोड़ दीजिए, या दूसरा तरीका हम उसका फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, उससे सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू पता है, 1/x की और निकालते हैं, तो 1/x की 1/3 प्लस √8 और √8, तो ये नीचे अंडर रूट आ रहा है तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 3 माइनस √8 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो जाएगा 3 माइनस √8 अपॉन नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस b², तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर इजिकल टू 3 माइनस √8 और 9 माइनस 8 इजिकल टू 3 माइनस √8। ठीक है, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ही आएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो 1/x की वैल्यू आएगी 3 माइनस √8। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप x की क्यूब कर दीजिए या और 1/x की भी क्यूब कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, या आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी का यूज़ मतलब x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और x प्लस 1/x, तो इंटर x कैंसिल, तो x प्लस 1/x³ प्लस इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। अब इसकी तो वैल्यू चाहिए हमें, और प्लस 3x प्लस 1/x। ठीक है, बस हमें x प्लस 1/x की वैल्यू तो चाहिए, यहाँ निकाल लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x की कितनी है 3 प्लस √8 और 3 माइनस √8, तो √8 से √8 कैंसिल, तो कितने का 3 प्लस 3 6 आई वैल्यू, तब यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये 6 की क्यूब, इसकी वैल्यू तो निकालनी है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 6, तो ये 6 का क्यूब 216 और ये 6 3 18, इसे इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस में 18 इजिकल टू x³ प्लस 1/x³। 216 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 198, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 198। ठीक है, ये तरीका आसान था, क्यूब करने वाला थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 198। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ प्लस 3√2x प्लस 4 के गुणनखंड, x³ प्लस 3√2x प्लस 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है और यहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 1 की पहले की और तीसरे की मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें इसको बीच वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है दो पार्ट्स में, कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, मतलब पहले और तीसरे का प्रोडक्ट, और ये प्लस और माइनस करें तो 3√2। ठीक है, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये देना है कि जब भी हम किसी भी नंबर को प्लस या माइनस करेंगे तो उसमें √2 कैसे आएगा, कि उन दोनों ही नंबर में √2 होना चाहिए, तभी हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो फाइनल टर्म आंसर जो आएगा उसमें √2 आएगा। ठीक है, अब √2 तो दोनों टर्म में होगा, और √2 और √2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और हमें चाहिए 4, तो 2 तो आ चुका है, बस हमें 2 और चाहिए, तो हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं इनके साथ कि उनका प्रोडक्ट करने पर 2 और आए, तो 2 कैसा आएगा, 2 1 से 2 ही आ सकता है। ठीक है, तो एक यहाँ लिख सकते हैं 2, और ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, जैसे यहाँ √3√2 आना था, तो 3√2 कैसे आ सकता है कि वो दोनों ही नंबर में √2 और √2 होना चाहिए, तभी दोनों जुड़ के
ये माइनस होके 3√2 बनेगा, ठीक है। ये नहीं कि एक में √2 है और एक में √3 है, तो ये कभी प्लस नहीं होंगे, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे डिफरेंट। ये कोई नंबर जैसे 2 है प्लस √2, तो ये एक साथ प्लस नहीं होंगे, ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे। तो इसलिए दोनों को प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए दोनों में √2 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने मान लिया दोनों में √2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो आ जाएगा, और हमें चाहिए कितना था, 4 चाहिए था। तो 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, और 4 क्या होता है, 2 × 2, तो एक 2 तो आ गया, तो फिर दूसरा ही तो चाहिए। अब इनके साथ ऐसी डिजिट्स लेने हैं, मतलब इनके कोफिशिएंट, कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ 2 आए, ठीक है, और उनको प्लस करें या माइनस करें तो 3 आए। तो 2 × 1 = 2, तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका था। तो ये x², तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 2√2x प्लस √2x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से x को बना सकता है x प्लस 2√2 प्लस, अब यहाँ से √2, इसमें से भी तो √2 आ सकता है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और इसमें से एक 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो यहाँ भी √2 है और 4 के अंदर भी √2 होता है, एक √2 बाहर निकाल लीजिए, तो x, और ये कितना बचा, 2√2, x प्लस 2√2। अगर ये दोनों हमारे ब्रैकेट, ये दोनों साइन के साथ सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने फैक्टर सही किए हैं, ठीक है। x प्लस √2, x प्लस √2 सही किए हैं, तो सेम आ रहे हैं, क्योंकि तो x प्लस 2√2 कॉमन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √2, तो x प्लस √2, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, x प्लस 2√2 इंटू x प्लस √2। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। संलग्न मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पास वाली, ठीक है। पास वाली मतलब जैसे कि ये और ये, एक है 74 और एक है 40, और समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अगर ये 74 है तो ये भी 74 होगा, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। यदि इसके विकर्णों में एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर हो, एक विकर्ण ये मान लेते हैं, ये कितना है, 102, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल मानना हमें, तो ABCD, ठीक है। तो हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन हाइट चाहिए बिल्कुल हमें परपेंडिकुलर वाली, जैसे इस तरीके से, लेकिन वो तो दी नहीं है। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों साइड पता है त्रिभुज की। और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, देखो 74, 40 और 102, 74, 40 और 102, दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, बस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो उसमें दो की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको साइड ए मान लेते हैं, ABC का निकाल लेते हैं, इसको साइड ए मान लेते हैं, इसको B और इसको C। तो सबसे पहले उसके लिए उसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, वो होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S क्या है, सेमी पैरामीटर, और ABC क्या है, साइड ट्राइंगल की साइड्स। तो सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर का हाफ कर दीजिए, पैरामीटर मतलब तीनों साइड्स को प्लस कीजिए और 2 का डिवाइड। तो पहले 74 प्लस 40 प्लस 102 अपॉन 2, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 70 और 40 को 114, और 102 और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 216, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 108, ठीक है। ऐसी वैल्यू मिल गई, इसमें पुट कर दीजिए। एस हो गया 108, और 108 माइनस 74, 108 माइनस 40, और 108 माइनस 102, तो 108 तो पहला तो ऐसे ही रहेगा, फिर 108 में से 74 माइनस करेंगे तो 8 में से 4 और 10 में से 7 3 34, और यहाँ से 8 और 10 में से 4 6 68, और यहाँ से सिर्फ 6। अब इसकी पूरी मल्टीप्लाई करने के बजाय आप क्या कीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो 2 के पेयर निकालने हैं हमें, तो इसका अंडर रूट बाहर पेयर बना लीजिए। 108 को लिख सकते हैं 12 9 जा, 34 को लिख सकते हैं 17 2 जा, और 68 को 17 4 जा, और 6 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या बाहर आएगा, ये एक 12 है और 2 6 या 12, इन दोनों को मिलाकर एक 12 बनेगा, तो इन दोनों 12 में से एक 12 बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक और 2 17 है, 17 बाहर आ जाएगा, और 9 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। बस इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 और 3 2 जा 6, 12 6 जा 72 मल्टीप्लाई बाय 17, बस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 72 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 2 14, कैरी 1 7 7 जा 49 और 1 50,
2 7, 4 2 7 और 5 12, तो कितना आ जाएगा 1224 और सेंटीमीटर में दिया होता है स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये 1224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं अभी तो ये सिर्फ एक ही ट्राइंगल का निकला है। ठीक है, लेकिन हमें तो दोनों का निकालना था, तो ऑप्शन ये सही नहीं होगा, अभी तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई भी करनी होगी। ठीक है, अभी इसमें 2 की मल्टीप्लाई और करनी होगी। ये तो एक ही ट्राइंगल का निकला था, तो पूरे का निकालना होगा हमें समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का। तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो 2 इंटू 1 2 2 4, तो इसको 2 4 जाए 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2448। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2448 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि एक समचतुर्भुज मतलब समबहुभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हैं का प्रत्येक बहिष्कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल या बाहर वाला एंगल 18 डिग्री हो तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। कोई पॉलीगन दिया हुआ बहुभुज, उसी हमें भुजा बताने की उसमें कितनी भुजा, उसका एक इंटीरियर एंगल दिया है 18 डिग्री और ये बताया कि वो समबहुभुज है। समबहुभुज मतलब या इंग्लिश में हम किससे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 अपॉन n, और n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। एक्सटीरियर एंगल कितना है 18 डिग्री, ये 360 अपॉन n, 18 से कैंसिल करेंगे 18 टू द 36 और एक 0, ये n इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो n इजिकल टू 20। तो कितनी भुजाएं हैं उसमें 20, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु -7, -2 की y अक्ष से दूरी। कोई बात नहीं, तो इसको पहले शो कर लेते हैं कि पॉइंट हो कहाँ पर होगा। ये जहाँ 0 0 होता है जिसे मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, और माइनस के 2, तो वाई नीचे होगा माइनस में, -1 -2, तो इसको ये यहाँ पर होगा 7 और ये 2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा -7, -2। अब वाई अक्ष से दूरी, ठीक है, दूरी जो निकालते हैं बिल्कुल सीधी वाली निकालते हैं जिससे हम परपेंडिकुलर, तो वाई अक्ष से दूरी ये होगी और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 7 यूनिट, ठीक है, 7 यूनिट, या हिंदी में इसे इकाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगर ये हमसे पूछता कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी निकालनी थी हमको, ये वाली कौन सी, ये वाली, ठीक है, तो ये कितनी हो जाती 2, ठीक है, साइन नहीं लेना है क्योंकि दूरी की बात कर रहा है, तो ये कितनी होती जाती 2 यूनिट या इकाई, 2 इकाई, ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, सिर्फ वाई एक्स से दूरी पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 465 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बेलन का आयतन। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πr/h + r, वो कितना दिया हुआ 462, और जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है 2πr/h, ठीक है, और आयतन क्या होता है πr²h। उसने हमें एक कंडीशन दी है कि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब 2πr/h की वैल्यू दी है, 2πr/h की वैल्यू दी है कितनी, जो उसका क्या है संपूर्ण क्षेत्रफल कितना 462, उसका कितना 1/3 मतलब 1/3, तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 3 16, 3 5 15 और 62, तो 3 4 12, तो 2πr/h की वैल्यू कितनी दी है 154। ठीक है, एक इक्वेशन मान लीजिए, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें आयतन निकालना है इसका वॉल्यूम। तो 2πr/h को ऐसे ओपन कर सकते हैं 2πr और h + 2πr² = 462, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, पहले इसमें कर दी फिर इसमें कर दी, तो 2πr/h की तो वैल्यू हमें पता है 154 + 2πr² = 462। अब इसको इधर ले जाएंगे 2πr² = 462 - 154, तो ये बचे कितना 8, 5 में से 5 0 और यहाँ बचेगा 4 4 में से 1 3,
ठीक है। तो ये 2πr² की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके क्या करना है, बस हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, फिर h की निकाल लेंगे तो हम इजीली उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 154, 12 से 22 से 7 टाइम्स, और ये 7 इधर चला जाएगा तो r² इजिकल टू कितना हो जाएगा 49। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो r की वैल्यू 7 मिल गई, मतलब 7 सेंटीमीटर। इसमें 2πr/h में पुट कर दिए, 2 की वैल्यू 22/7, r की भी 7 इंटू h इजिकल टू 154। 22 से फिर 7 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना, r और h पता चल गया, बस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं आसानी से। 22/7 r² मतलब 7 इंटू 7, और h की वैल्यू 7/2, तो 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, एक 7 से एक 7, तो बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 49। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 49 11 9 4 9 4 9 3 5 मेरे 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 539। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के, मतलब उसको रिपीट नहीं किया, बस एक ही बार फोल्ड किया, एक बेलन 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन। कोई पेपर है इस तरीके से 11 और 4 इसके वो डायमेंशन दी हुई है। अब इसको फोल्ड किया है, फोल्ड किस तरीके से किया होगा, इसको इस तरीके से इसको फोल्ड करके एक बेलन बना दिया। ठीक है। ऊंचाई तो उसने बता दी कितनी है 4, एक ही बार फोल्ड किया, मतलब इसको इस तरीके से फोल्ड किया होगा। ठीक है। तो अब ये जो हमारी 11 वाली साइड है वो क्या होगी, इसके नीचे बॉटम पर आई होगी घूमकर, मतलब घूमकर एक ही बार फोल्ड होगी, मतलब पूरी इसका जो नीचे सर्किल बना है, तो सर्किल की क्या होती है पैरामीटर 2πr, तो वो किसके बराबर हुई होगी 11 के बराबर, क्योंकि हाइट जो 4 थी वो तो यहाँ पर आ गई। अब जो फोल्ड हुआ है वो हमारा 11 वाला पार्ट ही तो वो होगा, तो 2πr इजिकल टू 11। तो हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो आयतन के लिए क्या पता होना चाहिए, πr²h, तो h तो हमें पता है 4, r और निकाल लेते हैं, r यहाँ से निकाल लेंगे, r 22/7 इंटू r इजिकल टू 11, तो 11 से 2 टाइम्स, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 2 इंटू 2 4 नीचे आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 7/4। ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 r² मतलब 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4, और हाइट कितनी है 4, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 1 2 सॉरी 2 2 4, और 2 से 11 टाइम्स, तो 11 बचा एक और एक 7 बचा, तो कितना हो जाएगा 77 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अपॉन 2, एक 2 बचा, और 2 से डिवाइड कर दिए, 2 3 6 17, 2 8 16 और 0.5 38.5 आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 38.5 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट रेखाएं x+3y माइनस x+2y माइनस 3 इजिकल टू 0 और 2x+4y + 11 के ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, समांतर हैं या संपाती हैं या लंबवत हैं। ठीक है। हम इन चारों की एक बार कंडीशन देख लेते हैं। दो लाइन मान लेते हैं, ax1 + b1y प्लस मान लीजिए इक्वल टू सी, और दूसरी मान लेते हैं a2x + b2y इजिकल टू सी। ठीक है। पहले केस काटने का है। ठीक है। काटना मतलब इंटरसेक्ट कह दीजिए, या और इसका एक ही पॉइंट पर काटती है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है। एक ही सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ही पॉइंट पर कट करती है, इस तरीके से कोई दो लाइन है वो एक नहीं करती। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा है पैरेलल का मतलब कि वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, नहीं कभी भी कट नहीं करेंगे, तो उसका क्या होता है नो सॉल्यूशन, इस तरीके से जैसे ट्रेन की पटरी होती है। ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। ये होगी पैरेलल के लिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है, संपाती को हम बोलते हैं कॉन्साइड करना, मतलब एक ये लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन होना, कोई दूसरी लाइन होगी इसी के ऊपर। ठीक है। थर्ड पॉइंट संपाती है कॉन्साइड। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, और ये कॉन्साइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। ठीक है।
और फोर्थ है हमारा कि एक दूसरे के लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब जैसे प्लस साइन की तरह 90 डिग्री का एंगल बने इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है, या तो इसी फॉर्म से समझ लीजिएगा, इस लाइनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y a1x प्लस b1y प्लस सी इजिकल टू सी था ना, तो इसको लिखते हैं b1y इजिकल टू, ये माइनस में चल जाएगा, माइनस के a1x प्लस सी, y इजिकल टू माइनस a1 अपॉन b1x प्लस ये c1 था, इसको c1 c2 अलग अलग कर लीजिए, तो c1 और c1 अपॉन b1, ठीक है, इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। किस फॉर्म में चेंज हो गई, जो एक जनरल इक्वेशन होती है इजिकल टू y इजिकल टू mx प्लस सी, तो ये क्या हो गया हमारा स्लोप हो गया माइनस के a अपॉन b। ऐसी दूसरी इक्वेशन को लिख सकते हैं y इजिकल टू माइनस a2 अपॉन b2x प्लस c2 अपॉन b2, ठीक है। तो इसका स्लोप मान लेते हैं m1 और y2 का मान लेते हैं y इजिकल टू m2x प्लस सी रेन, ठीक है, इसको भी सी, इसको, क्योंकि हमें सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ m1 m2 क्या है, m1 m2 है उस लाइन का स्लोप। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इजिकल टू होगा -1 के, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर के लिए, जब दो लाइन एक दूसरे के लंबवत होंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ से हम स्लोप पैरेलल वाली कंडीशन भी देख सकते हैं, अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, m1 इजिकल टू m2, मतलब दोनों के स्लोप जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। ये पैरेलल की, अगर हमें स्लोप से देखना है वो लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो आप इन चारों कंडीशन को ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। एक दूसरे को काट रहे हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या था, a1 है 1 और a2 है 2 इजिकल टू 2 अपॉन 4, तो 2 1 2 2, तो ये तो बराबर है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट, तो ये मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, ये पहला वाला है, ठीक है, उसमें नॉट इक्वल टू आएगा। अब या तो ये पैरेलल होंगे या कौन साइड करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं हम, उसको लाइन को यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस 2y इजिकल -3 इजिकल टू 0, और दूसरी लाइन क्या थी, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y प्लस 11 इजिकल टू 0। पहली कंडीशन तो देख ली, अब दूसरी देख लेते हैं पैरेलल वाली, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, a1 अपॉन a2 11 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 4 और c1 अपॉन c2, तो -3 अपॉन 11, ठीक है। ये तो बराबर है क्योंकि 2 1 2 2 2 4, ये तो आपस में बराबर है, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसकी, ये एक दूसरे के समांतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है, ठीक है। तो इसका अनुक्रम मतलब इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले आती है 2005 के अकॉर्डिंग भाषा, उसके बाद आती है गणित मतलब मैथ, और उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है विज्ञान साइंस, और फोर्थ नंबर पर आती है सामाजिक विज्ञान, जैसे हम SST सोशल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाषा से पहले नहीं, भाषा सबसे पहले आती है, तो भाषा से पहले तो नहीं आ सकती, भाषा के बाद, हाँ, तो भाषा के बाद आती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान आता था और सामाजिक विज्ञान के बाद कुछ नहीं आता क्योंकि यही सबसे लास्ट में आती है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाषा के बाद, ठीक है। इस ऑर्डर को भी आप ध्यान रखिएगा। गणित शिक्षण की आगमनात्मक पद्धति में हम डैश की ओर आगे बढ़ते हैं, अमूर्त से मूर्त, सामान्य से विशिष्ट, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, ठीक है। तो हम गणित में क्या करते हैं कि हमें चीज़ें नहीं दी होती, ठीक है, और हम सपोज करके उनकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम x मान लेते हैं, कहीं y मान लेते हैं, तो ये क्या है, अननोन वेरिएबल्स। अननोन वेरिएबल्स मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं अज्ञात, ठीक है। और फिर जब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये नोन हो जाते हैं, नोन मतलब ज्ञात हो जाते हैं। तो हम मैथ्स में क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी आसन कोणों के युग्मों में, ठीक है, आसन मतलब पास वाले कोणों के युग्मों में शीर्ष बिंदु हमेशा उपनिष्ठ होता है। अगर हम दो पास में एंगल बनाते हैं तो वो दो तरीके से बनेगा, या तो ये कोई लाइन दो एंगल बना है, इसी में दो एंगल बन गए, एक और दो, या कि इस तरीके से बनेंगे दो पास में एंगल, इस तरीके से ये दोनों बन गए, ठीक है, या इसी एक ही लाइन होती है, ये दो बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शीर्ष बिंदु मतलब जहाँ पर एंगल बन रहा है, ये एक, इसमें ये और इसमें ये, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है दोनों में, तो पहली बात तो सही है, एक भुजा हमेशा उभयनिष्ठ होती है, एक भुजा, हाँ, तो ये बात भी सही है, जिसमें ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, इसमें ये वाली उभयनिष्ठ है और इसमें ये वाली उभयनिष्ठ है, तो ये दूसरी बात भी सही है।
वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है हमेशा विपरीत किरणें होती हैं, ठीक है, जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो अभी से यहाँ देखिए, अब इसमें ये वाली और ये वाली उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये क्या विपरीत है एक दूसरे के? नहीं है। इसमें देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है? नहीं है। इसमें तो ये एक ही है लाइन है, तो ये भी सॉरी दो, तो ये क्या विपरीत है एक दूसरे के? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा, मतलब पहला दूसरा तो सही होगा, तीसरा गलत होगा। तो सेकंड गलत है? नहीं। सेकंड तो सही है। थर्ड गलत है? हाँ थर्ड गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों सत्य है? नहीं, ये भी सत्य नहीं है। ए सत्य है, अगर सत्य है गलत, ये पहला ही सही है, ठीक है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसमें क्या आएगी, थर्ड वाला पॉइंट जो है वो गलत है, असत्य है। नेक्स्ट, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा इसकी ऊंचाई बी हो तब बी स्क्वायर ए क्या होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू बताएं। तो वही समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो सपोज कर लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स हो गई, ए बी सी, ठीक है, ये इसके वर्टेक्स हो गए। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ए और हाइट बी दी हुई है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दी हुई है ये कितनी दी हुई है? बी। तो हमें बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले बी और ए की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ये क्या है? क्षेत्रफल। तो संभव त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बी मतलब हाइट, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो साइड का √3/2 टाइम्स होती है, ठीक है। ये अब ये आई कैसे वो देख लेते हैं हम। ये इसमें आई कैसे वो देखते हैं। अब जैसे हाइट दी हुई है, ठीक है, जब हम ए से हमने परपेंडिकुलर डाला सामने वाली साइड पर, तो ये कहाँ पर जाएगा? ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है, वैसे तीनों बराबर, लेकिन हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके मिड पॉइंट पर जाकर टच करेगा, ठीक है। मिड पॉइंट पर टच करेगा मतलब इसकी वैल्यू भी x/2 हो जाएगी और इसकी भी x/2 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये सेम नहीं होते तो अलग अलग रेशो में डिवाइड होता है। अभी क्या है? बाइसेक्ट करेगा इसको, ठीक है। अब हमारे पास ये ट्राइंगल बन गया ए एक्स, ये डी पॉइंट मान लीजिए और ये सी, ये एंगल है और इसकी लेंथ x/2, बी सॉरी ये भी x है और ये कितनी है? b। तो हमें ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो पी बी अपॉन एच बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मतलब साइन में रिलेशन होता है। और ये एंगल कितना है? क्वाड्रिलेटरल है सॉरी समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। एंगल तीनों बराबर होंगे तो 60 तो साइन 60 इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर मतलब AD अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AC। तो रूट साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और AD कितना है हमारा x और AC सॉरी AD है B और AC कितना है x, तो इसे x में इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा √3x इज इक्वल टू बी, ठीक है। यही लिखा था हमने कि b की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 टाइम्स ऑफ साइड्स इक्वल होगी। ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होगी, सभी त्रिभुज में नहीं होगी, ठीक है। सभी त्रिभुज में अलग अलग होगी, लेकिन समबाहु त्रिभुज में यही होगी, जो उसकी ऊंचाई होगी साइड्स की √3/2 टाइम्स। तब हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है, रिलेशन नहीं, b² की वैल्यू बतानी है, b²। तो b की वैल्यू तो मिल गई हमें √3/2 इंटू एक्स, तो इसका स्क्वायर अपॉन a √3/4 इंटू x²। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। ये √3/4 और ये क्या होता है? x² से x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये बचेगा 3/√3, ठीक है। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें से एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी वो बतानी है हमें, ठीक है। तो 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब पहले ने हाथ मिलाया होगा, ठीक है, तो खुद से तो नहीं मिलाएगा, दूसरे लोगों से मिलाएगा। तो कितनी बार हाथ मिलाएगा? 1 2 3, मतलब खुद को हटा दीजिए, 9 लोग बचेंगे, ठीक है। इसने तो सबसे हाथ मिला लिया, इसको हटा दीजिए। अब बचा सेकंड वाला, ये कितने लोगों से मिलाएगा? एक से तो 1 से तो मिला सका, दोबारा नहीं मिलाएगा, तो अभी कितने लोगों से मिलाएगा? 8 लोगों से। ये तीसरा वाला 7 लोगों से, चौथा वाला 4 लोगों से, 6 लोगों से, और पाँचवा वाला 5 लोगों से, सिक्स्थ वाला 4 से, 7 3 से, और 8 सिर्फ 2 से मिलाएगा, 9 और 10 से, और 9 से मिलाएगा
1 से, ठीक है। अब 10 तो ऑलरेडी सबसे मिला चुका है, तो वो सबसे क्यों मिलाएगा, तो इन सबका कितना सम आ जाएगा, 9 8 7 6 + 4, इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 45, ठीक है। तो टोटल कितनी बार हाथ मिले, 45 टाइम्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तो सिर्फ 10 लोग थे तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अगर ज़्यादा दिए हो, जैसे 100 दिए हों, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है, n(n-1/2)। जब भी हाथ मिलाने की बात करेगा तो इस फार्मूले का यूज़ करना है। जैसे हम इसी में पुट करके देख सकते हैं, n की वैल्यू कितनी थी, 10, 10 लोग थे, तो 10 - 1/2, 2 से 5 टाइम्स, तो 5, 10 - 1 9, तो 5 9 = 45, ठीक है। तो अगर कम लोग हैं तो हम इस तरीके से, मतलब ये तो समझाने के लिए था। अगर ज़्यादा लोग दिए हों, जैसे 100 200 300 इस तरीके से ज़्यादा लोग दिए हों, तो हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। नेक्स्ट, एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बांधा जाता है। जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ठीक है, कोई वृत्ताकार पथ है, ये रस्सी है, ठीक है, तो इसी तरीके से घूमेगा वो, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रस्सी जो है वो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बनता है। अब जैसे वो यहाँ से यहाँ तक गया होगा, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर गया ही रस्सी है, तो यहाँ पर कितने का हो गया, 105 डिग्री का, 105 डिग्री का कोण बन गया। तो ज्ञात कीजिए कि घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की। तो हमें सिर्फ इतनी सरकमफेरेंस बतानी है, जैसे सपोज कि ए और बी, सेंटर वो मान लीजिए, तो हमें ए और बी की लेंथ बतानी है, ठीक है। 30 मीटर लंबी रस्सी थी, तो रेडियस कितनी होगी, 30। तो हमें इसकी सेक्टर इतना, मतलब सरकमफेरेंस के इतने पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, जब भी सरकमफेरेंस निकालनी हो तो होती है 2πr, लेकिन अगर उसका हमें कोई फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, मतलब नई पार्ट निकालना हो, तो उस क्या करेंगे, बस θ/360 से मल्टीप्लाई और कर देनी है। 2πr मतलब 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 30 दी हुई है, और थीटा कितना, 105/360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से 105 कैंसिल हो सकता है कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, और 3 से 12 टाइम्स कैंसिल 36, 2 से 6 टाइम्स, और 2 से 3 टाइम्स, सॉरी 3 से 2 टाइम्स, और 3 से 15 को 5 टाइम्स। तो कितना बचा हमारे पास, 22 और 5, तो 110, और नीचे एक 2 बचा, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 55 मीटर, ठीक है। तो ए से बी तक की कितनी डिस्टेंस हो गई, 55 मीटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी हमें सरकमफेरेंस का पार्ट निकालना हो। अगर ये कहता है कि इतने पार्ट का एरिया निकालना हो, तो क्या करते, तो टोटल एरिया कितना होता है सर्कल का, 2πr²। तो बस कुछ नहीं करना, हमें इसमें θ/360 की मल्टीप्लाई और कर देनी होती है, अगर किसी पार्ट का एरिया निकालना हो तो, अगर एंगल दिया हो तब, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दो रिक्त स्थानों के साक्षात्कार में आते हैं। पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 है, और उसकी पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। इनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। व्यक्ति है तो पति के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, 1/7। अब पत्नी के कितनी है, 1/5, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ की, तो वो 1 होती है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट है उसके होने की और ना होने के लिए E0, तो वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो जैसे कि ये पति के चुने जाने की 1/7, तो इसके ना चुने जाने की कितनी होगी, अब ना चुने जाने की जैसे P0, तो इवेंट ना होने की तो क्या करना है, 1 में से उसके होने की माइनस कर देनी है। तो 1 में से माइनस कर देंगे तो उसके ना होने की, ठीक है, ना चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/7। ऐसे पत्नी के ना चुने जाने की 4/5, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, मतलब इसके क्यों निकाला, ठीक है। सपोज़ करते हैं हमें सिर्फ किसी एक को चुनना है, तो सपोज़ कीजिए हमने पति को चुन लिया है, 1/7। अब ऐसा भी तो हो सकता है, अब इसमें सिर्फ इसके चुने जाने की है ना, अब इसमें अगर फिर से वो चुन ली गई तो हम क्या करेंगे, इसको ना चुने जाने की प्रायिकता लगा देंगे इसके साथ। इसके ना चुने जाने की मतलब जो पत्नी थी उसके ना चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, 4/5, ठीक है। अब ये तो था कि पति को चुन लिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि पत्नी को चुना जाए, तो पत्नी को चुने जाने की प्रायिकता 1/5, ठीक है। अब पत्नी तो चुन ली, अब एक को ही चुनना है, तो पति को नहीं चुनना, तो पति के ना चुनने की प्रायिकता कितनी है, 6/7, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों का एलसीएम 35 ही आएगा, 4 + 6 तो कितना हो जाएगा, 10/35, तो 5 से कैंसिल, 5 2 जा 5, 7 जा, तो 2/7। तो इसकी प्रायिकता किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/7, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 5n+3 - 6 × 5n+1/9 × 5n-2 का स्क्वायर × 5n। तो हम इसको लिख सकते हैं 5n+1 × 5 का स्क्वायर, क्योंकि
बेस ए में तो पावर ऐड हो जाती है, -6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन, यहाँ तो दोनों जगह 5 की पावर n, तो 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, 9 - 2 का स्क्वायर, ऊपर से 5 की पावर n+1 कॉमन हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 - 6 अपॉन 5 की पावर n इंटू 9 - 2 का स्क्वायर 4, 5 की पावर n+1 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, और 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 अपॉन 5 की पावर n, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, 1 5 से 1 5 कैंसिल, तो आंसर कितना बचेगा, सिर्फ 19, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ हमने पावर की थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाई थी। √5 अपॉन 9 + 4 √5 + 9 - √4 ठीक है, किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले यहाँ हमें ये स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ये अलग स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, सेम ही नंबर है, पहले तो हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इनका स्क्वायर रूट होगा क्या, ये दिया हुआ है 9 + 4 √5, ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है, तो हमें 2ab को इस वाली टर्म से कंपेयर करना होता है, तो 9 प्लस इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो 2 फॉर्मूले में आ रहा है, तो 2 इंटू √5, तो a इंटू बी कितना हो गया 2 √5, तो a को 2 मान लीजिए और b को √5, नहीं b a को √5 मान लेते हैं क्योंकि √5 बड़ा है ना इससे, इसलिए अब इसको 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 5, ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि हमें किस तरीके से ब्रेक करना है, कि हमें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का 5, तो 4 + 9 4 + 5 9 हो जाएगा, इस तरीके से हमें पता चल गया, +2 इंटू √5, अब इसको 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को पहले लिख सकते हैं क्योंकि 5 को a मानना है, 5 का √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, +2 का स्क्वायर 4, तो ये 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू √5, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं √5 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √5 + 2, और जब हम माइनस वाला करेंगे 4 - 4 √5, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी √5 - 2, ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब प्लस करना पड़ेगा डिनोमीटर में जो वैल्यू दी क्वेश्चन में, तो √5 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आएगी पहले वाले की √5 + 2 प्लस √5 - 2, तो 2 से 2 कैंसिल, √5 अपॉन 2 √5, तो √5 से √5 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 2 किताबें उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 410 रुपये, और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है, दोनों को ने सेम कॉस्ट पर बेचा, एक में उसे 15% का लाभ मतलब प्रॉफिट होता है, दूसरे में उसे 10% की हानि होती है, तो दोनों किताबों का क्रय मूल्य उनका मतलब जो उसने कितने रुपये में बेची दोनों किताबें वो बतानी है। तो एक मान लेते हैं कि पहले उसने x रुपये में ख़रीदी होगी और दूसरी कितने में ख़रीदी होगी 410 - x, ठीक है, अब एक पे उसे 15% का प्रॉफिट होता है, मान लीजिए इस पर 15% का प्रॉफिट, ठीक है, जो उसने बे की वो दोनों कॉस्ट बराबर थी, मतलब इसका जो 15% का प्रॉफिट इसके 10% के लॉस के बराबर है, ठीक है, तो इसका 15% का प्रॉफिट कितना होगा x इंटू 115/100, और इसका 410x इसका, ठीक है, 90% वो सॉरी 10% लॉस से बेगी, तो कितना हो जाएगा 90/100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लेंगे, इसे 5 से कितना होगा 18 टाइम्स, और ये 23 टाइम्स, अब तो ये कैंसिल नहीं का होगा, अब इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 23x इजिकल टू 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 410 में 18 की मल्टीप्लाई -x सॉरी 18x, अभी ये माइनस के 18 इधर प्लस में आ जाएगा 23x + 18x इजिकल टू 410 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे क्योंकि अभी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 23 + 18 कितना हो जाएगा 41x इजिकल टू 410 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है, 41 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 180, ठीक है, यहाँ 10 और यहाँ 18, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 180, ये तो एक्स की आ गई, तो 410 - x मतलब 180, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 11 में से 8 3 या 3 में से 1 2 230, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 180 और 230, ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं हमने करा क्या था,
ठीक है, क्वेश्चन में दिया था कि 410 रुपये में 2 किताबें खरीदी हैं और दोनों किताबों का समान मूल्य पर बेचता है। मतलब जो उसने 410 में तो दोनों खरीद ली, अब जो उसने दोनों किताबें खरीदी बेची हैं वो सेम कॉस्ट पर बेची हैं, और सेम कॉस्ट में बेचने पर ही एक पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 10% का लॉस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक तो x रुपये में बेची थी उसने और एक 410 माइनस एक्स में बेची थी। अब इस पर जो 15% का प्रॉफिट हो, मतलब x और जो 15% का प्रॉफिट अलग से हुआ, वो किसके बराबर बताया उसने? इस कॉस्ट के 10% के लॉस के बराबर। तो हमने क्या करा, इसका 15% 115 हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट के साथ। और इसका जो 410 माइनस एक्स का 10% लॉस था, तो पूरा 100 होता है, तो 10% माइनस कर देंगे तो 90% बचा। तो इसके 90% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसके 115% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 180 और वो 410 माइनस एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 230। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 180 और 230। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये दिया हुआ है 1/2 की पावर 1/2 और एक दिया 1/3 की पावर 1/3। इसमें बताना है कि बराबर होगा या बड़ा होगा या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ तो होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पावर कितनी है? 1/2 और यहाँ है 1/3। तो 2 और 3 का सेम 6, तो इन दोनों की पावर कर देते हैं हम 6। 1/2 1/3, ठीक है, 1/3। तो इसमें 6 ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, होल पावर 6 कर देते हैं इधर भी। तो 2 3 जा 3 2 जा, तो कितना आ जाएगा? 1/2 की पावर 3 और 1/3 की पावर 2, तो कितना जाएगा? 1/8 और ये 1/9। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि 9 बड़ा होता है 8 से, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/9 छोटा हो जाएगा 1/8 से। ठीक है, तो 1/9 वाला छोटा हो जाएगा, तो 1/8 वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। और 1/8 वाला पार्ट कौन सा था? 1/2 की पावर 1/2 और 1/3, वो सॉरी 1/9 क्या था? 1/3 की पावर 1/3। तो 1/2 की पावर 1/2 वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं। छठे और सातवें प्रेक्षण का मान क्रम से 14 और 15 है, तो समस्त 12 प्रेक्षण की माध्यिका होगी। ठीक है, माध्यिका निकालते कैसे हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, माध्यिका निकाल डिपेंड होती है उसकी टर्म्स पर या प्रेक्षण पर। वो अगर ऑड हैं तो अलग फॉर्मूला होगा, इवन है तो अलग फॉर्मूला होगा। ऑड के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ऑड के लिए होता है माध्यिका m इजिकल टू n+1/2th टर्म। ठीक है, अगर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स या प्रेक्षण इवन है तो क्या फॉर्मूला होगा? n/2th टर्म प्लस n+1/2th टर्म अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ n कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 12, तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 12/2 6th टर्म प्लस, सॉरी यहाँ ये इस तरीके से होता है, गलत लिख दिया, n/2 और ये +1 अलग से है। ठीक है, तो n/2 कितना हो जाएगा? 6 + 1 7th टर्म और ये अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6th टर्म में क्वेश्चन में दिया 14 और 7th दिया 15, तो 14 + 15/2, तो कितना हो जाएगा? 29/2। तो डिवाइड करेंगे 2 से 29 को, तो कितना आ जाएगा? 14.5। तो इस पूरे समस्त मतलब 12 प्रेक्षण की माध्यिका क्या हो जाएगी? 14.5। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उन वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े वाले कमरे के फर्श में लगाई जानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और फिर ये दोबारा आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर, तो सॉरी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1517 सेंटीमीटर। और ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 902 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें जो वर्गाकार या स्क्वायर टाइल्स है उसका साइज़ क्या होगा। तो उसका साइज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो इनकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है इसका निकाल लेंगे HCF। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं? 1517 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 × 41। ठीक है, और 902 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 11 × 41। ठीक है, तो इनका HCF क्या होगा? HCF मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है? 41, तो 41। ठीक है, तो ये क्या है? टाइल्स का साइज़ मतलब
41/41 की टाइल्स लगेंगी, क्योंकि लेंथ और विड्थ तो सेम ही होती है, टाइल्स का साइज है। ठीक है, अब हमें बतानी है कितनी टाइल्स लगाई जानी है। तो टाइल्स, कितनी टाइल्स लगाई जानी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, जिस रूम में लगाई जानी है, या फर्श का एरिया फ्लोर का, और एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ रूम, जो मतलब फर्श का एरिया होगा उसके रूम के, 17 मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई 902 सेंटीमीटर अपॉन 41 मल्टीप्लाई बाय 41, क्योंकि स्क्वायर शेप में क्वेश्चन में गिवन। तो 150, इसको 15-17 को लिख सकते हैं 37 मल्टीप्लाई बाय 41, और इसको 902 को 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 41 अपॉन 41 मल्टीप्लाई बाय 41, एक 41 से एक 41, दूसरे से दूसरा, तो ये कितना बचा 37 मल्टीप्लाई बाय 22। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37 मल्टीप्लाई 22, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 74, और 2 की मल्टीप्लाई दोबारा करनी है तो 74 ही आएगा। तो 4 11 कैरी 1 8, तो कितने आएंगी 814 टाइल्स लग जाएंगी इस कमरे में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 814। नेक्स्ट, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और शुरुआत स्थान पर आने में उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा का प्रवाह चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसे टोटल टाइम लग रहा है कितना 5 घंटे का, जब वो 36 किलोमीटर जा रहा है और 36 किलोमीटर ही आ रहा है। ठीक है, शांत जल में, ठीक है, जब पानी बिल्कुल शांत है, जब उसकी चाल कितनी है मोटर की 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो जाएगा, ठीक है, धारा के विपरीत जाने, तो धारा के विपरीत मान लेते हैं इधर जा रहा है और धारा इधर चल रही है, तो धारा उस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगी जिससे कि वो रोक सके, क्योंकि धारा की भी तो कुछ स्पीड होगी, तो उसकी स्पीड क्या करेगी, उस मोटर की स्पीड को कम कर देगी। तो मान लेते हैं कि जो धारा की मतलब पानी की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब जब वो इधर जाएगा तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, 15 से तो वो चल रहा था, लेकिन अब x उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली, तो x उसे रोकने का काम करेगी, तो अभी किस स्पीड से जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अब जब वापस आएगा इधर, ठीक है, तो धारा तो इधर ही चल रही है पानी की। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो उसमें उसकी मोटर की स्पीड थी उसी में क्या हो जाएगी, धारा की ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो सेम ही साइड में जा रहे हैं, तो उसे सपोर्ट करेगा। ठीक है, सपोर्ट करेगा मतलब तेज़ी से जाने में उसे हेल्प करेगा। तो उसकी स्पीड यहाँ कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस इतनी सी बात समझनी थी यहाँ। तो T1 जाने में मान लेते हैं समय, और T2 आने में, और वो टोटल टाइम किसके बराबर दिया हुआ 5 आवर्स के बराबर। टाइम क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो T को इधर ले जाइए, टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर जा रहा है, और उसकी स्पीड हो गई, स्पीड विपरीत, पहले विपरीत जा रहा है, तो विपरीत जाने में कितनी स्पीड थी 15 माइनस एक्स प्लस T2, T2 मतलब टाइम सेकंड टाइम, तो 36 डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, कितने ही किलोमीटर आना है उसे वापस, और यहाँ स्पीड जो है कितनी हो जाएगी 15 प्लस एक्स, और वो किसके बराबर है 5 आवर के बराबर। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बस इसे सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये, या तो आप इसमें ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, क्योंकि धारा का प्रवाह पूछा, धारा मतलब प्रवाह मतलब धारा की चाल में पूछा, जो हमने एक्स मानी है, तो ये एक्स की वैल्यू दी है, हम पुट कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑप्शन दिया ज्ञात नहीं कर सकते, तो ज्ञात तो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बन चुकी है, एक ही वेरिएबल है, एक ही क्वेश्चन है, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब या तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, या क्या कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि इसे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स का एलसीएम कितना आएगा, 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कैंसिल, 15 प्लस एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई जाएगी। ठीक है, एक काम करें 36 दोनों से कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये कितना बचेगा 15 प्लस एक्स, यानी 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कैंसिल, ये 15 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 36 तो बाहर 1 ही बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस एक्स ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 5, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ऊपर कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 30, 15 और 15, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 225 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 225 मतलब 15 का स्क्वायर, और इधर 5, 5 से कैंसिल करेंगे 60 को 6 टाइम्स, सॉरी 30 को 6 टाइम्स, तो 36 6 216, और ये इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 215 माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए तो प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर,
और ये 215 25 माइनस ये 216 इधर जाएगा लेफ्ट राइट साइड में, तो माइनस में आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से माइनस करेंगे तो सिर्फ 9 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन स्पीड प्लस में ही आती है, तो एक्स इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इस पर भी टिक लगा लीजिए, पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को हम। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8, तो 2 नंबर मान लेते हैं एक्स और वाई, तो उनका योग कितना दिया हुआ है, सम 8। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 हो। 8/15 मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/15 हो। तो इनका एलसीएम लेंगे एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई तो हमें पता है, क्वेश्चन पहली कंडीशन में दिया था 8/xy। ठीक है, अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए, क्योंकि इसे हमें क्वेश्चन में दिया गया उसका जो व्युत्क्रमों का योग है वो 8/15 है। तो 8 तो आ गया। अब तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई 15, तो हमें 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 15 आता हो। तो ऑप्शन से को चेक कर लेते हैं। 3 5 से 15, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 2 12, ये तो नहीं होगा। 4 4 से 16, ये भी नहीं होगा। तो ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे 3 + 5 को तो 8 आ जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रमों का योग भी 8/15 था, यही कंडीशन दी हुई थी हमें। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात 5/6 है, तो उसको मान लेते हैं 5x और 6x 2 नंबर हैं और उनका HCF 12 है। ठीक है, तो इनकी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, 5x और 6x का अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ x, क्योंकि 5 और 6 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, 12 के बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 हो गई। अब हमें एलसीएम बताना है, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और इंटू 6, एक्स तो दोनों में है तो वो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो 5 6 30, और एक्स की वैल्यू हम 12 निकाल ही चुके हैं, तो 12 3 36 और 0 360। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था यूपीटेट दिसंबर 2016 का पेपर। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फरवरी 2016 का पेपर सॉल्व। एंड थैंक यू।